दोस्तों एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन के बारे में तो आपको मालूम होगा कि उनको 25 साल की सज़ा सुना दी गई है और अब रोते बिलखते वो कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। तो उन्होंने अब एक बात कही कि मुझे नहीं पता था कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली में इलीगल है या फ्रॉड है। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सब चल सकता है। दरअसल ये कर क्या रहे थे, अगर आप भूल चुके हो तो मैं बता दूं। एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी जहां पर लोग अपना पैसा डालते थे, क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते थे। कोई बिटकॉइन खरीद लेता था, कोई इथेरियम खरीद लेता था या फिर कोई और कॉइन खरीद लेता था, जैसे कि आप बाइनेंस पे खरीदते हो या फिर दूसरे किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे खरीदते होंगे। तो वैसा ही यहाँ पे किया जाता था। अब किसी ने अपना पैसा छोड़ रखा है वहां पे किसी भरोसे पे, लेकिन मान लो मैं उस कंपनी का ओनर हूं और मैं आपका पैसा लगा दूं कहीं और पे कि भाई जब डबल हो जाएगा तो इनको तो इनका पैसा दे देंगे और अपना पैसा हम जो भी प्रॉफिट हुआ है वो तो रख ही लेंगे। तो इनको क्या पता लग रहा है कि मैं इनका पैसा कहाँ सट्टे में लगा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें थी। ये आपका पैसा कहीं और लगा देता था और उसके बाद में उससे प्रॉफिट कमाने के बाद में आपका पैसा आपको चुका देता था। और अगर चलो लॉस भी हो जाता था तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ झोल झपाड़ा करके दे देता था लोगों का पैसा। लेकिन ऐसा करते करते इन द एंड एफटीएक्स क्रैश ही कर दी। इसने इस तरीके का बुरा हाल मचाया कि मतलब बर्बाद हो गया ये। तो उसके बाद में कह दिया कि भैया ये कंपनी डूब गई तो भैया उनके भी पैसे डूब गए। इसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोन लेने के लिए भी ये फेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि ये सारी मेरी कमाई है, ये है वो है। उसके बाद में इन्हें बड़ा लोन मिल भी जाता था। और इसी के साथ साथ एफटीएक्स के शेयर भी ये अपने इन्वेस्टर्स को कुछ इस तरीके से बेच रहे थे, सब कुछ फेक दिखा के, प्रॉफिट दिखा दिया फेक, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखा दी फेक, और सभी इन्वेस्टर खुश होने के बाद में इनको भी पैसा पकड़ा देते थे। तो इस तरीके की भी चीज़ें कर रहे थे। और मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका इनका ऐसा था कि भाई कई मल्टीपल कंपनीज में, कई मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे डालते थे और उसके बाद में निकाल लेते ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से ये बच पाए। वरना एक ही जगह डालेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये अलग अलग जगहों पे डाल के गुजारा कर रहे थे। लेकिन इन द एंड एफटीएक्स जब क्रैश हुआ, बर्बाद हो गया, जहाँ पे भी इन्होंने लोगों का पैसा डाला था, उसके बाद में इनको पता चला कि भाई ये कितना गलत कर रहे थे। और अब जब सजा हो चुकी, अब कह रहे यार मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक्स के सीईओ भावेश अग्रवाल ने अनवील कर दी है ओला की सोलो, जो कि दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस स्कूटर है जो कि अपने आप ही चल सकता है, अपने आप ही स्पीड ब्रेकर पार कर सकता है। अब आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, 1 अप्रैल को बताया इन्होंने, इस वजह से ये हो सकता है। जिस तरीके से एलोन मस्क का मैसेज मुझे आ सकता है 1 अप्रैल को, उस तरीके से इनके दिमाग में भी ये आ सकता है कि चलो भाई ऑटोनॉमस स्कूटर बनाया जाए जो कि सेल्फ बैलेंसिंग कर सकता है। अब आप कहोगे यार ये सेल्फ बैलेंसिंग क्या नहीं हो सकता था? हो सकता है भाई, जायरोस्कोप का यूज करो हो जाएगा। लेकिन वो जायरोस्कोप की मोटर तो दिखे इनके आजू बाजू में, वो तो दिख नहीं रही। कह रहे हैं प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर है, ठीक है, अप्रैल फूल वाले दिन हो जाता है ये सब। लेकिन वो जो तीसरा टायर है ना वो छुपाना भूल गए भाई। मैं तो यकीन कर चुका था, लेकिन वो तीसरा टायर छुपा देते तो पूरी तरीके से मुझे यकीन हो जाता। और ऊपर से जायरोस्कोप की मोटर भी कहीं नहीं दिख रही, तो इस वजह से भी। और जो रॉ वीडियो देखी उसके अंदर जायरोस्कोप की आवाज़ नहीं आ रही। जब वो मोटर चलेगी तो आवाज़ भी तो करेगी। और इतनी सस्ती बनती नहीं है भैया इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो भी जायरोस्कोप के साथ। एक तो तुम्हारी बैटरी रखने की जगह किसी तरीके से तुमने बना रखी है, ऊपर से जायरोस्कोप की मोटर भी लग जाएगी। शुक्र है भाई बचपन में डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी बहुत देख ली थी, जिसकी वजह से पता है कि एटलीस्ट जायरोस्कोप से ऐसा काम किया जा सकता है। लेकिन इनका दिख नहीं रहा। हाँ, तीसरा टायर जरूर दिख गया, छोटा सा है, सही है। लेकिन भाई उसमें एक और टायर डालो, कईयों के काम आ सकती है। दोस्तों कार्बन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर शुरू होने वाली है और ये 2026 तक पूरी तरीके से इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए हम डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जापान के ऊपर, जर्मनी के ऊपर। वहां से हम इंपोर्ट करते हैं और हमको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और कार्बन फाइबर की खासियत ये होती है कि वो स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। मतलब मैंने खुद कार्बन फाइबर का एक टुकड़ा उठाकर देखा है। दरअसल किसी ने बाइक पर लगा रखा था, वो कवर बना के लगा रखा था, लेकिन जब उसने कवर हटाया तो उसने दिखाया भाई बहुत ज़्यादा लाइट होता है। मतलब जितना ज़्यादा वो बड़ा दिखता है उस हिसाब से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये इतना ज़्यादा कागज़ की तरह लाइट होगा। तो इस तरीके की चीज़ होती है जो कि बाहरी कंट्री के अंदर प्लेन बनाने में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, किसी ने बाइक पे लगा दिया, कार पे लगा दिया। तो मतलब इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि हैवी चीज़ को हल्का बनाने के लिए काम में आ जाती है। इस वजह से वो यूज़ किया जाता है। और जब ये इंडिया के अंदर आएगा तो ये भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन फाइबर से बने हुए व्हीकल और भी ज़्यादा लाइट वेट होंगे और उनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों आप शायद अपने खाने के अंदर लहसुन का यूज़
यूज़ करते होंगे, जिसको गार्लिक बोलते हैं, और डेली ही करते होंगे, लेकिन आपको शायद यकीन नहीं होगा कि इंडिया के अंदर गार्लिक की स्मगलिंग भी हो रही है। दरअसल इसको इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो है चाइनीज़ गार्लिक, जो कि 2014 के करीब में ही बैन कर दी गई थी इंडिया के अंदर कि इसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो चाइनीज़ गार्लिक होगी वो सही नहीं है इंडियंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आते आते भाई इसके अंदर फंगस लग जाती है। तो भाई अब काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस किया जा रहा है कि कोई भी बंदा चाइनीज़ गार्लिक इंपोर्ट ना करे इंडिया के अंदर। हालांकि बैन तो 2014 से, लेकिन फिर भी स्मगलिंग हो रही है इसकी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी करके बेच देते, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री इससे ये चाइनीज़ गार्लिक बाय कर रहे हैं किसी तरीके से, और फिर इंडियन मार्केट के अंदर बेची जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है इंडियंस की हेल्थ के लिए। मैं कहूँगा इंडियंस की नहीं, बल्कि सभी की हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि फंगस आ जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अभी शायद कई सारे लोगों को नहीं लग रहा हो ये इतना ज़्यादा सीरियस, तो आप जान लो कि भाई पटियाला की एक 10 साल की लड़की केक खाने के बाद में अपने बर्थडे के अगले दिन वो उठ नहीं पाई। तो मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है बासी खाना, या कह लो कंटेमिनेटेड, या फिर अनहाइजीनिक। दोस्तों आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे, भेड़ चाल है ये, तो मतलब भेड़ की तरह चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन असली में अगर आपने ना देखा हो कि भेड़ चाल क्या होती है, वो ये होती है। इस महिला के पीछे करीबन 37 भेड़ पड़ गई। वो इनको पता नहीं क्या समझ रही थी कि इनके पीछे पीछे चलना। एक छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ 5-4 का, और उनको देख के बाकी भेड़ें भी फॉलो करने लग गई, और टोटल 37 भेड़ें इनके पीछे भाग रही थी, जिसमें से पीछे वाले को तो ये पता भी नहीं था कि क्यों इनका पीछा कर रहे हैं, क्यों इनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन भेड़ चाल से ही कहते हैं कि जो आगे वाला कर रहा है उसको बस फॉलो करते चले जाओ।